ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से ज्वेलरी मार्केट्स पर और एग्री इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। सब परेशान हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से इस टैरिफ के असर का आंकलन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में स्थिति कैसी है? ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या सोच रही है? क्या वो सरकार का दरवाज़ा खटखटाएगी या फिर इस इंतजार में बैठेगी कि कब टैरिफ्स कम होंगे? इसका दूसरा रास्ता निकालने की भी कोशिश यहाँ पर बाजार कर रहा है। दूसरे मार्केट्स ढूंढने की बात की जा रही है, रीरूटिंग ट्रेड की करने की बात की भी जा रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रनवाल, साथ ही जुड़ेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गुनात्रा एंड प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। काफ़ी लंबा ये दिन रहा है और जल्दी खत्म भी नहीं होने वाला, क्योंकि यूएस का किस तरह से रिएक्शन आता है वो यहाँ पर मार्केट्स में देखना होगा। काफ़ी सारे सेक्टर्स इस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी भी निकल के आएगी तो उसके ऊपर भी यहाँ पर नजर रहेगी। और काफ़ी सारे रिएक्शंस भी हमने मार्केट्स में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। कच्चे तेल को आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिएक्शन हमने मार्केट्स की तरफ से वहाँ आता हुआ देखा। क्रूड ऑयल प्राइसेस, चाहे वो यूएस है या फिर ब्रेंट प्राइसेस हैं, दोनों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और 4 से 5% के बीच में अब भी यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार है। वो प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। साथ ही साथ हम चांदी पर भी एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि करीबन 3 से 4% की गिरावट हमने चांदी में भी यहाँ पर आते हुए देखी है। ऑफकोर्स सोने में ऑल टाइम हाई जरूर बने, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन चांदी में खासी गिरावट है मेटल्स के साथ साथ। हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के सीईओ किशोर रनवाल हैं। किशोर जी नमस्कार। जिस तरह की ये बड़ी मुनाफा वसूली चांदी में आई है, सबसे पहले तो इसे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बाजार को लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है 92 पे, जो कि 2 साल के हाईस पर है, वो एक मेजर रीजन है इस गिरावट का। नमस्ते मनीषा जी। एक्चुअली मैं ये जो गिरावट देख रहा हूँ, मे बी वन ऑफ द मेजर रीजन है जो इंडस्ट्रियल फियर है इंडस्ट्रियल डिमांड का फॉर द वाइट मेटल। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेके उसका जो डिसीजन हुआ है, उससे काफी फियर से ये मार्केट पीछे आया है और हमने 6% डाउन देखा है। नियरली 6,000 रुपीज इज हिट इन द फिजिकल मार्केट। तो ये काफी बड़ा फॉल है। बट अक्षय तृतीया आने से लगता है कि दिस कैन बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। हमारे जो सेलिंग के लिए एक अच्छा साइन लग रहा है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। अगर सोने की बात की जाए तो हम देख सकते हैं $40 की गिरावट हाई से यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन चांदी भी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि चांदी में जैसे आपने कहा 4,000 रुपए की गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। 4% की गिरावट, 4,000 रुपए की गिरावट के साथ 96,000 के नीचे के कारोबार फिलहाल यहाँ पर, और 4.5% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट्स में बनती हुई। किशोर जी, जैसे आपने कहा गिरावट अच्छी है, लोगों को खरीदने का मौका मिलेगा। अगर पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो आप कहेंगे थोड़ा सा कमजोर बंद हुआ है इन सेंस ऑफ बाइंग? 100% ये काफी कम पे ही बंद हुआ है। लेकिन मनीषा जी, अगर देखा जाए तो अभी अक्षय तृतीया आने से ये जो गिरावट हुई है, ये बहुत बेनिफिट होगा मार्केट के लिए। पिछले 15-20 दिन से तो मार्केट एकदम सो गए थे। काफी रिटेल दुकानों में आप देखेंगे तो बिल्कुल आवाजावा नहीं था और कुछ भी सेल्स नहीं था। लेकिन अभी मैरिज सीजन आ रहे हैं, अक्षय तृतीया आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर द रिटेलर्स, और इससे हम लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा। और हम लोग जो लोग खरीदना चाहते हैं, ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि मैं इससे नीचे बहुत ज्यादा डाउन नहीं देखता हूँ। कम से कम शायद 1,500-2 हजार रुपए और अगर चांदी में कम हो सकता है तो मैक्सिमम इतना ही होगा। नवनीत, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस को? आपको लगता है कहां जाकर रुकेगी ये गिरावट? क्योंकि इवन एज वी स्पीक लगातार यहां पर चांदी में जोरदार गिरावट अब भी देखने को मिल रही है। बात करते करते ही हमने ऑलमोस्ट 5% की मंदी यहां पर अब अपने स्क्रीन पे आते हुए देखी है। मनीषा जी, हम चांदी में एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट देख रहे हैं बेस मेटल का, और खास बात यह है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी थी कि कॉपर पे एक टैरिफ लगाया जा सकता है, स्टील पे टैरिफ आ सकता है, जो कि एग्जेम्पशन जोन में आया है। मेरे हिसाब से उसका ही स्पिल ओवर इम्पैक्ट आपको सिल्वर प्राइसेस में देखने मिल रहा है। बट आई बिलीव दैट $32, $31, $80 के आसपास, या अगर डोमेस्टिक टर्म में करूँ तो $92,000-93,000 रुपीज के आसपास एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हो जाएगा चांदी में, एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से इमर्ज होती हुई नजर आएगी।
तो ऑल इन ऑल यहाँ से थोड़ी सी नरमी और रह सकती है, जैसे 2 से 2,500 पॉइंट की और मंदी भी देखने मिल सकती है। दिस फॉल माइट कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द डे, बट नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हंट करना चाहिए अगर 2,500 पॉइंट नीचे आ जाता है। अभी ना 95,500 के आसपास के लेवल्स हैं और जैसे हमें नवनीत बता रहे हैं 92 93 तक के लेवल्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। इन दैट सेंस किशोर जी, क्या बाइंग यहाँ पर और इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी इस क्वार्टर को लेकर, क्योंकि अक्षय तृतीया है, शादियां हैं और फेस्टिवल्स हैं? आपको लगता है पिछले क्वार्टर में जो खरीदारी नहीं देखने को मिली वो इस क्वार्टर में पूरी होती हुई दिखेगी? जी हाँ, मुझे तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि सेल्स अभी शूटअप होगा। इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छा बाइंग आएगा। काफी लोग जो रुके थे इतने दिनों से, जो चांदी सोना खरीदना था उन लोगों का, जो लोग खरीदना चाहते थे वो लोग जो वॉच कर रहे हैं कि मार्केट अगर टूटता है तो हम लोग खरीदें करके, उनके लिए तो एक अच्छा मौका है अभी। और आई थिंक जो लोग नेसेसिटी है और जिनको खरीदना है, ये एक अच्छा टाइम है कि वो लोग अभी सोना चांदी पे ध्यान दें और इसका फायदा उठाएं। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया किशोर जी साथ जुड़ने के लिए और उस सेंस के लिए भी कि जी हाँ, मुनाफा वसूली देखने को मिली है और गिरावट भारतीय खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका है जो शायद पिछले क्वार्टर में प्राइसेस में की वजह से यहाँ पर खरीद नहीं पाए। अब बात करेंगे यहाँ पर सोने की, और प्राइसेस में तो ऑफ कोर्स एक ऑल टाइम हाई के बाद कुछ मुनाफा वसूली आई है, लेकिन जो टैरिफ का इम्पैक्ट यहाँ पर ज्वेलर्स पे आने लगा है उसको समझते हैं। कामा ज्वेलर्स के एमडी कॉलिन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट नंबर्स पे ही एक सेंस, इंडिया का 30% ज्वेलरी एक्सपोर्ट हम यूएस को करते हैं। अब जो ये 27% की जो ड्यूटी लग गई है प्लस जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी थी, एक इमीडिएट रिएक्शन क्या है? इमीडिएट रिएक्शन इज शॉक, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सबको मालूम था कि टैरिफ आने वाला है, बट एक्सपेक्टेशन था कि 10 से 15% समथिंग लाइक दैट वैसे आएगा। और कुछ महीनों में अपनी से ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएस और अपना गवर्नमेंट बायलैटरल अग्रीमेंट जो होना था वो हो जाता, तो शायद एक क्वार्टर के लिए इंडस्ट्री वुड हैव डिसरप्शन। बट ये थोड़ा बहुत शॉकिंग नंबर है, टू बी ऑनेस्ट। और ये जो नंबर अभी है 25 प्लस जो हमारा 6% था, तो 31-32% पे जो ड्यूटी अब आ जाएगा, उससे तो मींस बिजनेस विल बिकम एज गुड एज नॉट पॉसिबल। ये तो बात हुई ज्वेलरी की, एंड कॉलिन साथ साथ में जिस तरह से पॉलिश डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर भी हमने 0 से सीधा 27% आता हुआ देखा है। आई मीन ये इंडिया के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डेकेड्स ओल्ड मार्केट रही है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं, आई थिंक टेम्पररी इम्पैक्ट तो मींस इट विल बी एज गुड एज अ पॉज। मींस आई थिंक अगले 1 महीने तक जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक तो आई थिंक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डिसरप्शन ही होगा। जो एकदम अर्जेंट ऑर्डर्स है, मे बी वहां पे थोड़ा एक्सपोर्टर हिट लेगा, थोड़ा रिटेलर इन यूएस में भी हिट लेगा। एक अच्छी चीज क्या है दैट मे बी एट द एंड ऑफ ये पूरा टर्मोइल एक अच्छा ही अग्रीमेंट बनेगा, बिकॉज ये शायद एक इंडस्ट्री है, दूसरी भी होगी बट ये एक इंडस्ट्री तो पक्का है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूएस में ये बन भी सकता है। वहां पे डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग, जेमस्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग के जो लेबर इंटेंसिव ज्वेलरी है, वो ऐसा नहीं है कि 2-3-6 महीने में कि 1 साल में भी फैक्ट्रियां लग सकती है। एक पक्का है कि ये आएगा इंडिया, चाइना, थाईलैंड से ही। और हिंदुस्तान से जो जा रहा है वो वहां पे नहीं बन सकता है इन द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। तो अगर टैरिफ ये रहे ही लॉन्ग टर्म के लिए, तो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए माल महंगा हो जाएगा। मार्केट क्या एज एन इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी? देर सवेर यहाँ पर एक बेहतर एग्रीमेंट यूएस के साथ बनता हुआ नजर आएगा, बिकॉज हम जानते हैं वो बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस हाईएस्ट लेवल्स पे यहाँ पर जारी हैं, लेकिन उसमें कितना समय लग सकता है? बेस्ट केस सिनारियो 2-3 महीना, एंड वर्स्ट केस में भी 6-7 मंथ्स। क्योंकि ये खाली मीन्स हमारी इंडस्ट्री तो नहीं है, बहुत सारी आइटम्स का एक साथ अग्रीमेंट करना है। और अगर आपने यूएसटीआर का जो आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है सारे देश का स्टडी किया हो, तो मीन्स ये एक मुद्दे पे बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आर बैंकिंग पॉलिसी, ई कॉमर्स, डिजिटल, मेडिकल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग, आई थिंक सारी इंडस्ट्री कवर्ड है। तो आई डोंट थिंक हमारे देश के लिए भी इतना आसान है सारी चीज का एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक बना है जिससे यूएस भी विन विन में हो और इंडिया भी विन विन में हो। तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा आई थिंक एक अग्रीमेंट बनाना।
फेयर पॉइंट। लेकिन कॉलिन, अगर हम बाकी मार्केट्स को यहाँ पर देखें, और जैसे आपने कहा वर्स्ट के सिनेरियो में 6-7 मंथ्स भी लग सकते हैं। चाइना, ऑफ कोर्स चाइना के कंपैरिजन में हम रिलेटिवली एट अ बेटर प्लेस हैं, क्योंकि चाइना पे ओवरऑल ड्यूटीज अब 54% पे स्टैकअप होती हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज भी हैं जैसे कि, और ये ज्वेलरी में अच्छी कंट्रीज हैं, यूएई ले लीजिए, सिंगापुर है, टर्की है, जहाँ पर टैरिफ सिर्फ 10% हैं। क्या एक फियर है इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के सामने कि शायद ये इंडस्ट्रीज इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं? हाँ जरूर। देखो, कोई ना कोई देश रहेगा जहाँ पे बायलैटरल अग्रीमेंट फायदेमंद है। ओके, वो पक्का रहेगा। एक चीज जो शायद इंडिया के फेवर में है, स्पेशली कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, इसके जो स्किल रिक्वायरमेंट है डायमंड्स कट एंड पॉलिश करने के लिए, जेमस्टोन कट एंड पॉलिश करने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, और जो एक बहुत सालों से एक्सपर्टीज हमारे देश में डेवलप की हुई है, वो रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं। ओके, और वो ऐसा नहीं है कि एक दो क्वार्टर में हो सकता है। सो उम्मीद ट्रेड की आज सवेरे से जब से शॉक लगा है, तो आप अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब तक वही है। और मैक्सिमम 6 महीने में अगर ये अग्रीमेंट अपना गवर्नमेंट कर सकता है यूएस के साथ, एंड इफ यूएस आल्सो ग्रेशियसली अग्रीज, देन इंडस्ट्री वापस अपने स्ट्रेंथ पे आ जाएगी। क्योंकि 2 क्वार्टर में ये रेप्लिकेट बारगांव भी नहीं हो सकता है कोई भी देश में। फेयर पॉइंट दैट। साथ ही साथ कॉलिन, ऑफ कोर्स यूएस एक मेजर हमारी डेस्टिनेशन रही है इन सेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, लेकिन दूसरी एरियाज भी, बाकी कंट्रीज में नई मार्केट्स भी यहाँ पर इंडस्ट्री ने ढूंढी हैं। वहाँ पर किस तरह की बढ़त देखने को मिली है? और कॉलिन, ये एक चीज़ हम सुबह से सबसे बात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का मानना है कि अगर आप डायरेक्टली यूएस नहीं जा सकते तो ये होगा कि आप रीरूट होता हुआ देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। Reroute can be a temporary solution, but जैसे द प्रेसिडेंट said also कल एंड अगले एक स्पीच में ही बोला था कि जो रीरूट करेगा, और अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वैल्यू एडिशन नॉर्म्स प्रॉपर नहीं है, और अगर वो रीरूटिंग इवन ऑन द अमेरिकन साइड इंपोर्ट में पकड़ा गया, तो 10 साल जेल है और ब्लैक लिस्टिंग है। तो इट्स डेंजरस। आई वुडंट से लाइक ये एक सॉल्यूशन, कोशर सॉल्यूशन है नहीं है। सो वो कर तो सकते हैं बट डिफिकल्ट है। तो मेरी उम्मीद वही रहेगी एज इंडस्ट्री, के अगले एक मैक्सिमम 2 क्वार्टर में इफ वी कैन हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट, देन इट विल बी गुड एटलीस्ट फॉर आवर इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, हाँ आपने जैसे बोला, बाकी बहुत सारे मार्केट है, एंड ऑफ कोर्स अपने एक्सपोर्टर मेहनत करेंगे, दे विल वर्क हार्डर इवन ऑन द इंडियन मार्केट इटसेल्फ। बट फैक्ट इज के डायमंड्स के लिए और ज्वेलरी के लिए आज की तारीख में 40 to 45% यूएस जाता है। एब्सोल्युटली। कॉलिन, एक फाइनल क्वेश्चन है देन। माना ये जा रहा है कि बैठे बैठे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और शायद ये एक ऐसा समय है, बिकॉज हमेशा विपदा एक बेटर इनोवेशन लेके आती है। क्या ये उस टाइम का समय है? बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हर सेक्टर यहाँ पर एक लेके बैठा है इन सेंस ऑफ पॉलिसीज जो हमने यहाँ पर क्लियर होते हुए नहीं देखी हैं। क्या आपको लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस माहौल में अब क्लियर हो जाएंगी? हाँ, मेरे को जरूर लगता है कि वापस शायद इट्स नॉट द, आई वुड से, आइडियल एग्जाम्पल, बट जैसे पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें हो गई थी वो फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन के बीच में, मे बी इस टाइप की क्राइसिस भी बहुत सारे जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो लेने हैं स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, वो शायद हो जाए तो बढ़िया है इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए, एंड ओवरऑल देश के लिए भी इन द लॉन्ग टर्म। वेल एब्सोल्युटली। कॉलिन, बहुत शुक्रिया आने के लिए और वो इनिशियल रिएक्शन भी देने के लिए। आई नो बिजी डे रहा होगा क्योंकि काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस हैं और बाजार इसका भी इंतजार कर रहा है कि आज यूएस खुले तो कुछ और क्लैरिटी और जो भी सारी कंफ्यूजन्स हैं मार्केट में प्राइसेस को लेकर, टैरिफ्स को लेकर, वो भी यहाँ पर सॉर्ट होती हुई नजर आए। आई एम अज्यूमिंग कि अगले काफ़ी सारे दिन यहाँ पर काफ़ी बिजी रहेंगे एज कॉमर्स मिनिस्ट्री, बाकी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर बातचीत करेगी सेक्टर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट और किस तरह से नेगोशिएट किया जाए। कॉलिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो रिएक्शंस भी देने के लिए। वेल, प्राइसेस की बात हो ही रही है तो एक मेटल्स एज अ सेक्टर आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे। एंड दिनेश जी, यहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई है। कॉपर 4% की गिरावट के साथ ओवरनाइट मार्केट्स में ट्रेड कर रहा था। एल्यूमिनियम 10 हफ्ते के लोज पर है। जिंक कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मर रहा ही है और आज भी उसने वही दिखाया। जी बिल्कुल मनीषा जी, डिस्ट्रप्शन वर्ल्ड वाइड ही नहीं हुआ है, एमसीएक्स में भी हो गया है। मतलब अगर आप देखो, क्रूड तो 5% डाउन है, सिल्वर 4% डाउन है, कॉपर 1% डाउन है। मतलब ऊपर के अगर के स्तर देखते हैं तो 918.20 जो कॉपर चला गया था वो 877 के आसपास आ गया है। एल्यूमिनियम जो 267 गया था वो 240 के अंदर आ गया, और जिंक जो 281-82 गया था वो
60 के आसपास आ गया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है ये सारी ओवरसोल्ड कंडीशंस हो चुकी है, और अब कहीं ना कहीं लेट इवनिंग सेशन मुझे एक बाउंस बैक नजर आता है, खास करके कॉपर और एल्यूमिनियम में। और ऐसा हाईली ओवरसोल्ड है, 17 के आसपास आ चुका है एल्यूमिनियम का। तो 239.20 के अराउंड मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में बाइंग बैक वापस दोबारा आ सकती है। 244 245 के लेवल्स अपसाइड दिखा सकता है। 237 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉपर मुझे लगता है 877 के आसपास बाय करना चाहिए। 890 898 अपसाइड पोटेंशियल इसमें नजर आता है। 870 की इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन की जा सकती है। ऑलराइट, तो मेटल्स में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। जी हाँ, एब्सोल्यूट सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। अर्ली मॉर्निंग ओवरनाइट जब यहाँ पर बात हो रही थी तब भी गिर रहा था, एशिया में भी गिरा है, यूरोप में भी गिरा है, और ये बाजार यूएस खुलते से कैसा आएगा उसके ऊपर देखना काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहेगा। लेकिन बात यहाँ पर सोने की भी करेंगे। नवनीत, चांदी पर तो आपकी राय ली ही है, लेकिन गोल्ड में ऑल टाइम हाई जरूर बना, लेकिन एक सेल ऑफ जो अक्रॉस आया है वहां से गोल्ड भी अछूता नहीं रहा, गिवन एट अ टाइम जहां पर अनसर्टनिटी है एंड द पॉइंट कि डॉलर इंडेक्स में इतनी ज्यादा गिरावट है, उसके बाद भी सोने में गिरावट क्यों है? वेल, लास्ट 100 सवा 100 डॉलर की जो रैली आई है वो पूरी तरह से मुझे कंफ्यूज करके रखी है। एंड टाइम एंड अगेन आपके शो के माध्यम से भी मैंने बताया कि 33,000 तक, 3,050 तक तो कंफर्ट जोन था, बट नाउ 3,150 वाज रियली आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे लगता है कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स और कोई भी चीज से बड़ा जो फैक्टर है वो है एक सेंट्रल बैंक बाइंग जो गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है, दूसरा फियर साइकोसिस जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट कर रहा है। आज के जो टैरिफ के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से एक मैसिव स्टैगफ्लेशन सिनेरियो और भविष्य में एक रिसेशनरी फियर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको बॉन्ड यील्ड में भी हलचल देखने मिल रही है, और गोल्ड प्राइसेस में भी जिस तरह की गिरावट पॉसिबल हो सकती थी वो नहीं देखने मिल रही है। मेरा मानना ये है कि छोटा मोटा करेक्शन आपको कंटिन्यूड बेसिस पे देखने मिल सकता है, बिकॉज आज अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग है। तो यहाँ से 40-50 डॉलर और गिर जाए वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, बट इवेंचुअली गोल्ड में नीचे के लेवल्स पे बाइंग पावर इमर्ज होती हुई नजर आ सकती है। तो 3,040-50 के आसपास वापस एक छोटा बहुत बॉटम बना के रिबाउंड करता हुआ गोल्ड नजर आए, वाइड पॉसिबिलिटी है। एंड 3,200 इवेंचुअली एक बार हिट होके प्लेटो हो जाए या टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन देखने मिले, ये पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल गोल्ड में डायरेक्शनल ट्रेड अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है, वोलेटिलिटी 50-50 डॉलर की एवरीडे है, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। ऑल राइट, एब्सोल्युटली। फेंट हार्टेड के लिए, सॉफ्ट हार्टेड के लिए तो ये मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। डॉलर इंडेक्स को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि एक शार्प करेक्शन हमने वहां पर आता हुआ देखा। इवन एज यूएस रुपए में हमने एक 5 पैसे की आज यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी, एंड दैट इज डॉलर इंडेक्स आपके लिए 1.25% की गिरावट आज है। 4.5% की गिरावट डॉलर इंडेक्स ने आपको पिछले क्वार्टर में यहां पर दिखाई है, और 2025 का ये लोएस्ट लेवल आपकी स्क्रीन पे यहां पर है। वेल दिनेश जी, ये चार्ट्स पे कैसा नजर आता है? क्योंकि 110 के लेवल्स हमने पिछले साल में देखे हैं, और उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली है, क्या ये 100 निकालता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल मनीषा जी, जैसे ट्रम्प का आना हुआ था 110.20 का लेवल इसने छुआ था, और वहां से ऑलमोस्ट 10 निकल चुका है। मुझे लगता है ये जो 100 का आंकड़ा है इसके आसपास या इसके अंदर भी आने की संभावना आने वाले समय में नजर आती है। प्रोबेबली 9960 ये जो लेवल है, इस लेवल से मुझे लगता है कि यहाँ से इसकी घूमने की संभावना है। अभी इसमें थोड़ी गिरावट और ज्यादा बाकी है, और इस गिरावट के बाद ही मुझे लगता है कुछ रिकवरी पॉसिबल है।